उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। अगर वो वाकई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के आदमी हैं तो फिर उनके लिए ये मामूली बात है, और मुझे अब भी शक है कि एयरफोर्स उनका खात्मा ना कर सकी होगी। वो शैतान ही नहीं बल्कि शैतानी रूहें हैं। GP5 के कर्नल डेविड ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसी बातें आखिर आप क्यों करते हैं? आप दुनिया की ताकतवर तरीन कौम के फ़र्द हैं। ये पाकिस्तान आखिर हमारे सामने क्या हैसियत रखता है? हम जब चाहें पूरे मुल्क की ईंट से ईंट बचा दें। ये मुट्ठी भर अफराद की आखिर हैसियत क्या है? कर्नल मार्गन ने इंतहाई तलख लहजे में कहा। कर्नल मार्गन, आप नए रेड आर्मी में आए हैं, आपका वास्ता भी इन लोगों से नहीं पड़ा। कर्नल हैमरिज किसी तरह कम ना था, लेकिन उसका क्या हशर हुआ? मेजर हैरिस की लाश से पूछें कि ये लोग क्या हैं, और अभी इब्तदा में ही आपको समझ नहीं आ रही कि ये चंद लोग हेडक्वार्टर तबाह कैसे करके निकल गए हैं। मैं हकीकत पसंद हूँ, इसलिए आपको पेशगी कह रहा हूँ। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, मेरे दिल में इंतकाम की आग का अलाव भड़क रहा है। मैंने इस बार फैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ऐसा हशर करूँगा कि उनकी रूहें भी सदियों तक अंधेरी कब्रों में बिलबिलाती रहेंगी। कर्नल डेविड का लहजा बेहद तलख था। फिर इससे पहले कि कोई उसकी बात का जवाब देता, मेज़ पर पड़े हुए ट्रांसमीटर से सीटी की तेज़ आवाज़ निकली और कर्नल कॉस्टर ने जल्दी से इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो नॉर्थ यार्ड नंबर 3, मेजर नश्तूर कॉलिंग ओवर। बटन ऑन होते ही एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। यस कर्नल कॉस्टर अटेंडिंग यू, ओवर। कर्नल कॉस्टर ने बड़े बावकार और संजीदा लहजे में कहा, सर हमने हेडक्वार्टर नंबर 1 के गिर्द 20 किलोमीटर का एरिया अच्छी तरह छा लिया है। वहाँ ना जीपें हैं, ना उनका मलबा, और ना ही कोई एक्रीमियन मिला है, और ना उन लोगों की लाशें, ओवर। मेजर नश्तूर ने कहा, ये कैसे हो सकता है? एयरफोर्स हेडक्वार्टर से इतला दी गई है कि जीपों पर बमबारी की गई है। वो तुम कह रहे हो कि वहाँ कुछ भी नहीं, ओवर। कर्नल कॉस्टर ने हलक के बल चीखते हुए कहा, मैं ठीक कह रहा हूँ जनाब, मैंने खुद सर्चिंग पार्टी की क़यादत की है, ओवर। मेजर नश्तूर ने बाएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा, तो फिर आखिर वो लोग कहाँ गए? उन्हें आसमान निगल गया या ज़मीन खा गई, ओवर। कर्नल कास्टर ने दांत पीसते हुए इंतहाई गुस्सैले लहजे में पूछा। ठहरो मैं बात करता हूँ, कर्नल डेविड ने कहा और उसने हाथ बढ़ाकर स्विच ऑन कर दिया। हेलो, मैं कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, कर्नल डेविड ऑफ GP5, ओवर। कर्नल डेविड ने कहा, यस सर मैं अटेंड कर रहा हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से मेजर नश्तूर ने जवाब दिया। मेजर नश्तूर, ये बताएं कि हेडक्वार्टर नंबर 1 के करीब कोई कस्बा या नखलिस्तान वगैरह है, ओवर। कर्नल डेविड ने पूछा। यस सर, जहाँ बमबारी हुई है इससे 20 किलोमीटर शुमाल में एक अरब कस्बा तागा है। इस कस्बे से 50 किलोमीटर के फासले तक और कोई कस्बा नहीं, इसलिए मैंने कस्बा तागा की पूरी तलाशी ली है। हमने एक एक घर की तलाशी ली है, एक एक कमरा देखा है। हमारे वहाँ मुखबिर भी हैं, हमने उनको भी टटोला है, लेकिन वो सब लोग बिल्कुल कुछ नहीं जानते। ये जीपें कस्बे पर आई ही नहीं, और ना इनमें से किसी ने इन जीपों को देखा है, ओवर। मेजर नश्तूर ने जवाब दिया। जीपों के टायरों के निशानात वगैरह मिले हैं, ओवर। कर्नल डेविड ने पूछा। नो सर, हवा चलने की वजह से रेत फौरन बराबर हो जाती है, इसलिए निशानात मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ओवर। मेजर नश्तूर ने जवाब दिया। इसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे कर्नल डेविड के इस सवाल पर हैरत हो रही हो। मेजर नश्तूर, अगर इस इलाके से शहरी इलाके में कोई दाखिल होना चाहे तो उसे कहाँ पहुँचना होगा, ओवर। कर्नल डेविड ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। जनाब, नज़दीक तरीन शहरी इलाका पाकामा है, जो सरहदी हेडक्वार्टर नंबर 1 से 80 किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ से बसरिया ट्रेन ही मुराफिया पहुँचा जा सकता है। इसके बाद इसराइल का मुकम्मल शहरी इलाका शुरू हो जाता है, ओवर। मेजर नश्तूर ने कर्नल डेविड को इस तरह बताया जैसे कर्नल डेविड कभी इसराइल में आया ही ना हो। इसका मतलब है कि ये लोग लाजिमन पाकामा पहुँचेंगे, वहाँ पहुँचे बगैर वो मुराफिया नहीं पहुँच सकते, ओवर। कर्नल डेविड ने कहा। बिल्कुल जनाब, आपका ख्याल दुरुस्त है, ओवर। मेजर नश्तूर ने कहा। ठीक है, तुम ऐसा करो कि बस्ती तागा से पाकामा तक मुकम्मल पैकेटिंग करो, फ़िज़ाई पैकेटिंग, ताकि अगर वो लोग किसी भी अंदाज में पाकामा की तरफ रवाना हो तो उन्हें चेक किया जा सके। आगे हम खुद संभाल लेंगे, ओवर। कर्नल डेविड ने उसे हिदायत देते हुए कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी, लेकिन अगर ये लोग कहीं चेक हो गए तो इसका इनके मुतल्लिक क्या हुक्म है? इतला दी जाए या उनका खात्मा कर दिया जाए, ओवर। मेजर नश्तूर ने कहा। पहले इनका खात्मा करो और फिर इतला दो। इनके खात्मा में एक लम्हे की भी देर नहीं
نہیں ہونی چاہیے، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ یس سر، اوور، میجر نشتور نے جواب دیا اور کرنل ڈیوڈ نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر کا مین بٹن آف کر دیا۔ جہاں تک میرا آئیڈیا ہے یہ لوگ اسی قصبہ تاغا کے قریب و جوار میں کسی خفیہ اڈے میں چھپے ہوئے ہیں، ورنہ اتنی جلد یہ لوگ جیپوں سمیت کبھی کہیں نہیں جا سکتے۔ کرنل ڈیوڈ نے ٹرانسمیٹر آف کرنے کے بعد باقی ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، خفیہ اڈا؟ کس کا خفیہ اڈا؟ کیا پاک ایشیا کے یہاں خفیہ اڈے ہیں؟ کرنل مارگن نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا اور کرنل ڈیوڈ تنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ آپ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ فلسطینی گوریلے ان کی پشت پر ہیں، اور یہ بات تو بہرحال سب جانتے ہیں کہ فلسطینی گوریلوں نے جگہ جگہ خفیہ اڈے قائم کیے ہوئے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ کرنل ڈیوڈ کی بات درست ہے، بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ان کی پلاننگ پہلے سے ہی طے شدہ ہوگی، ورنہ وہ لوگ اتنی جلدی غائب نہیں ہو سکتے، ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل کاسٹر نے کہا۔ اب ان کو پکڑنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم پاکامہ اور اس کی گرد و نواح میں اس قدر سخت چیکنگ کریں کہ ریت کا ایک ذرہ بھی ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو، کرنل مارگن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن ہمارا کھیل ایسا ہونا چاہیے کہ بظاہر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو اس نگرانی کا علم نہ ہو سکے، تاکہ وہ متوقع کی مناسبت سے اپنی حکمت عملی بدلنے کی بجائے مطمئن ہو کر آگے بڑھتے آئیں اور ہم اچانک ان پر جھپٹ پڑیں۔ اس طرح ہم ان کو یقینی طور پر تہس نہس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں آئی ہاک استعمال کرنا چاہیے، جو اس قدر بلندی پر پرواز کرتا ہے کہ انسانی آنکھوں سے چیک نہیں کر سکتی، لیکن وہ 100 کلومیٹر کے ایریے میں پھیلی ہوئی ریت کے ایک ایک ذرے کو یوں دکھ سکتی ہے جیسے خوردبین سے دیکھا جا رہا ہو۔ پاکامہ میں اس کا ریسیونگ سینٹر بنا لیا جائے اور پھر وہیں سے ان پر حملہ کا پروگرام بنایا جائے، کرنل کاسٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس تجویز سے اتفاق ہے۔ کرنل کاسٹر، آپ میجر نشتور کو واپس اپنے ہیڈ کوارٹر جانے کے احکامات جاری کر دیں۔ میں ریڈ آرمی کے ایکشن گروپ کو پاکامہ پہنچنے کے احکامات دیتا ہوں، اور کرنل ڈیوڈ، آپ پاکامہ میں موجود GP5 کو چوکنا کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں ایسی عمارت کا بندوبست کریں جہاں آئی ہاک کا ریسیونگ سینٹر بنانے کے ساتھ ساتھ آپریشن ہیڈ کوارٹر بھی قائم کیا جا سکے۔ اس کے بعد کرنل کاسٹر آئی ہاک کو وہاں بھیجیں اور تمام انتظامات مکمل ہونے کے بعد ہم سب خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپریشن ہیڈ کوارٹر پہنچ جائیں گے تاکہ وہاں متفقہ فیصلے کیے جا سکیں۔ کرنل مارگن نے تفصیلی پروگرام مرتب کیا اور سب نے اسبات میں سر ہلا کر اس پروگرام کی منظوری دے دی۔ درمیانی میز پر اسرائیل کا تفصیلی نقشہ پھیلا ہوا تھا اور عمران اس کے ساتھ ہی اس نقشے پر جھکے ہوئے تھے۔ آئندہ کا لائحہ عمل کرنے کے لیے عمران یہیں سے فیصلے کر لینا چاہتا تھا، اس لیے تاغا اڈے کے انچارج جمال سے یہ تفصیلی نقشہ منگوایا گیا تھا۔ ہمارا اسرائیل میں مشن کیا ہوگا؟ جولیا نے پوچھا۔ یہ بات یہاں بتانے والی نہیں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور ایک کی دیواروں کے تو کروڑوں کان ہو سکتے ہیں۔ اس وقت مسئلہ ہمارا تل ایب تک صحیح سلامت پہنچنا ہے، باقی باتیں وہی ہوں گی، عمران نے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جولیا اور اس کے ساتھ باقی ممبران نے بھی سر ہلا دیے۔ وہ سب سچویشن کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے، اس لیے عمران کی ایسی احتیاط سے بہرحال وہ اختلاف نہ کر سکتے تھے۔ یہ بات تو طے ہے کہ ہماری تلاش ہر طرف جاری ہوگی۔ جب انہیں تباہ شدہ جیپیں اور ہماری لاشوں کے ٹکڑے بمباری والے علاقے میں نہیں ملیں گے تو وہ لازماً سمجھ جائیں گے کہ ہم کہیں پناہ لیے ہوئے ہیں، صفدر نے کہا۔ نہ صرف تلاش جاری ہوگی بلکہ ہمارے گرد گھیرا بھی تنگ اور سخت کر دیا گیا ہوگا، اور ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اس گھیرے کو اس طرح توڑ کر نکل جائیں کہ وہ منہ دیکھتے رہ جائیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہاں سے قریب 3 شہری علاقہ پاکامہ ہے اور پاکامہ سے بصریہ ٹرین منافیہ پہنچا جا سکتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہی ہم تل ایب پہنچ سکتے ہیں، تنویر نے نقشے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چونکہ اس بار X2 کی ہدایت بے حد سخت تھی اور تنویر خود بھی اس مشن کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اس لیے وہ ہر لحاظ سے عمران کے ساتھ تعاون کر رہا تھا۔ یہی بات لازماً انہوں نے بھی سوچی ہوگی اور انہی جگہ کے گرد گھیرا بھی ڈال لیا ہوگا۔ لیکن اگر ہم کوئی راستہ ڈھونڈ لیں تو یہ لوگ ان علاقوں کی نگرانی کرتے رہ جائیں گے اور ہم تل ایب پہنچ جائیں گے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن کدھر سے؟ اور تو کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا، جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ایک راستہ ہے تو صحیح، لیکن وہ اس قدر لمبا پڑ جائے گا کہ باوجود انتہائی تیز رفتاری کے ہمیں تل ایب پہنچتے پہنچتے 2 ہفتے لگ جائیں گے، اور 2 ہفتے کا ہی ہمارے پاس وقت ہے۔ ہم ان 2 ہفتوں کے اندر اندر اسرائیل کو کوئی ایسا سبق سکھانا ہے کہ وہ مدتوں اس کے زخم چاٹتا رہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے اس سلسلے میں جمال سے بات کی جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع ہوں یا انہیں ایسے راستوں کا علم ہو کہ ہم گھیرا توڑ کر نکل جانے میں کامیاب ہو جائیں، کیپٹن شکیل نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔
ہاں ٹھیک ہے، ذرا جمال کو بلاؤ، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، عمران طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جمال صاحب اڈے سے باہر گئے ہوئے ہیں، ان کے آدمیوں کا کہنا ہے کہ وہ ابھی واپس آنے والے ہیں۔ چند لمحوں بعد ہی کیپٹن شکیل نے واپس آ کر کہا اور عمران نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم کوئی تیز رفتار ہیلی کاپٹر حاصل کر لیں اور زیادہ آسانی سے اس صحرا کو پار کر سکیں گے، تنویر نے کہا۔ ہیلی کاپٹر کہاں سے حاصل کریں اور پھر ہیلی کاپٹر فوراً نظروں میں آ جائے گا، صفدر نے کہا۔ ابھی وہ اسی طرح کی مختلف تجویزوں پر گفتگو کر رہے تھے کہ جمال اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ کیا ہوا؟ عمران نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی چونک کر پوچھا۔ جناب، ابھی پاکاما سے ہمارے آدمی نے خفیہ اطلاع دی ہے کہ پاکاما میں زبردست نقل و حرکت ہو رہی ہے۔ ریڈ آرمی JP5 کے ساتھ ساتھ ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ بھی وہاں پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے ایک عمارت کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہے اور سب سے خطرناک اطلاع یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو تلاش کرنے کے لیے آئی ہاک سے مدد لے رہے ہیں۔ جمال نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ آئی ہاک سے؟ وہ کیا چیز ہے؟ عمران کے ساتھیوں نے چونک کر پوچھا، جبکہ عمران ہونٹ پیچھے خاموش بیٹھا رہا۔ وہ اس جاسوسی طیارے کے متعلق اچھی طرح جانتا تھا جسے آئی ہاک کہا جاتا ہے۔ یہ کریمیا کی خصوصی ایجاد تھی۔ اس کی مشینی نظروں سے مکھی بھی بچ کر نہ نکل سکتی تھی، جبکہ وہ اس قدر بلندی پر پرواز کرتا ہے کہ انسانی آنکھ تو کجا طاقتور دوربین سے بھی اسے چیک نہیں کیا جا سکتا۔ جمال آئی ہاک کے بارے میں یہی تفصیل عمران کے ساتھیوں کو بتا رہا تھا۔ آئی ہاک کے بارے میں تفصیل سن کر سب کے چہرے لٹک گئے تھے۔ کیا یہ بات یقینی ہے کہ وہ لوگ آئی ہاک کے ذریعے ہمیں تلاش کریں گے؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ جی ہاں، جس آدمی نے اطلاع دی ہے وہ JP5 کا علاقائی انچارج ہے اور ہمارا خاص مخبر ہے، جمال نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے بچ نکلنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ جمال نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ آئی ہاک کی چیکنگ ریس ہربل میک اپ کو چیک نہیں کر سکتی، اس لیے ہربل میک اپ کر کے ہم بڑی آسانی سے آئی ہاک کو چکر دے سکتے ہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہربل میک اپ؟ وہ کیا ہوتا ہے جناب؟ جمال نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہربل جڑی بوٹیوں کو کہتے ہیں مسٹر جمال، اور یہ خصوصی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ میک اپ ہوتا ہے۔ میرے پاس اس کی ایک بڑی کٹ موجود ہے، تو بس اتنا کرو کہ ہماری قد و قامت اور جسم اور ملتے جلتے نقش و نگار کے افراد ڈھونڈو، ہم ان کے میک اپ میں جائیں گے، اور جب تک ہم تلے ایپ پہنچنے کی اطلاع نہ دیں وہ لوگ اس اڈے پر رہیں گے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ ویری گڈ جناب، آپ تو واقعی حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہیں، ورنہ آئی ہاک کی خبر سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ میں ایسے آدمیوں کا بندوبست کر سکتا ہوں، جمال نے اٹھ کھڑے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسے آدمی ڈھونڈنا جن کے کاغذات اصلی اور مکمل ہوں، عمران نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، ایسا ہی ہوگا، جمال نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہم اب جیپوں میں جائیں گے؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، یہ جیپیں تو ان کی نظروں میں ہوں گی، جمال کے آدمی جس طرح آتے ہوں گے اس طرح جائیں گے۔ تم ایسا کرو کہ جیپوں سے تمام ضروری سامان اور اسلحہ نکال لو، عمران نے کہا اور سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد قصبہ تانا سے 2 پرانے ٹرکوں اور ایک پرانی سی جیپ پر مشتمل قافلہ پاکاما کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ ٹرکوں پر چمڑے کے بڑے بڑے ٹکڑے لدے ہوئے تھے۔ قصبہ تاغا میں چمڑے کی نگرانی اور رنگائی کا کام صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا تھا، اور قصبہ تاغا اسی کام کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ دونوں ٹرکوں کو تنویر اور صفدر چلا رہے تھے، ان کے ساتھ کیپٹن شکیل چوہان، صدیقی اور نعمانی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ پرانی کھٹارا جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر جمال موجود تھا اور اس کے ساتھ عمران بیٹھا ہوا تھا۔ جیپ کی پچھلی سیٹ پر جولیا، ٹائیگر اور خاور بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب مقامی عربوں کے لباس اور میک اپ میں تھے۔ جولیا جمال کی بیٹی ماریا کے میک اپ میں تھی اور اس نے مقامی لباس پہن رکھا تھا۔ ہربل میک اپ کی وجہ سے وہ مکمل طور پر الگ لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ ٹائیگر اور خاور دونوں جمال کے بیٹے شہاب اور اس کے دوسرے بیٹے کے میک اپ میں تھے۔ اس طرح جیپ کی پچھلی سیٹ پر 3 بہن بھائی موجود تھے۔ عمران نے بستئی تاغا کے ایک چمڑا رنگنے والی چھوٹی سی فیکٹری کے مالک عامر کا روپ دھار رکھا تھا۔ جمال اس کا مینیجر تھا، جبکہ بالوں میں موجود دوسرے لوگ عامر کے ماتحت تھے۔ یہ سب لوگ بستی تاغا میں ہی رہتے تھے، اور چونکہ عامر اور جمال اسی طرح اکثر چمڑا لاد کر پاکاما آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے انہیں یقین تھا کہ چیکنگ بھی ہوئی تو وہ بچ نکلیں گے۔ عمران نے جو خصوصی ہربل میک اپ کیا تھا وہ صرف مخصوص جڑی بوٹیوں کے محلول سے ہی صاف ہو سکتا تھا، پانی یا دیگر کیمیکل سے وہ صاف نہ ہو سکتا تھا۔ وہ سب کے پاس اصلی کاغذات موجود تھے، اس لیے وہ سب مطمئن زیر زمین صحرا میں آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔
तकरीबन 3 घंटे के मुसलसल सफ़र के बाद वो पाकामा शहर की हदूद में दाखिल हो गए। अभी उन्हें चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक रेत के टीलों के पीछे से 10-12 जीपें तेज़ी से निकली और उन्हें घेर लिया गया। दूसरे लम्हे तकरीबन 50 के करीब स्टेन गन से मुसल्लह अफराद ने उनके ट्रकों और जीपों को घेरे में ले लिया। क्या बात है जनाब, क्या हुआ है? जमाल ने बड़े हैरत भरे अंदाज में एक आदमी से पूछा। बाहर निकल आओ, सबके सब बाहर आ जाओ, वरना गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे। इतने में एक आदमी ने बुरी तरह चीखते हुए कहा और उसी के सारे साथी इंतहाई तेज़ी से बाहर आ गए। जमाल ने उन्हें पहले ये बात बता रखी थी कि यहाँ अरबों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है और यहूदी अपने अहकामात की तामील में ज़रा गफलत पर बेदरे गोली चला देते हैं। यही वजह थी कि वो सब तेज़ी से बाहर निकल आए, जैसे अगर उन्हें एक लम्हे की देर हो गई तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? अपने कागजात निकालो, हुक्म देने वाले ने चीखते हुए कहा। वो शायद इस चेकिंग पार्टी का इंचार्ज था। जनाब, हम ताकत से माल लेकर आ रहे हैं। मेरा नाम आमिर है, मैं फैक्ट्री ओनर हूँ और ये मेरा मैनेजर जमाल, और ये इसकी मारिया और ये उसके बेटे शहाब और कासिम हैं, और बाकी मेरे फैक्ट्री के मुलाजिम हैं जनाब। इमरान ने बड़े मौतबाना अंदाज में जवाब देते हुए जीप से निकलने वाले अफराद का तारुफ भी करा दिया। कागजात दिखाओ, इस इंचार्ज ने होंठ भींचते हुए कहा, और इमरान के कहने पर जमाल ने जीप के एक खाने से कागजात निकालकर इस इंचार्ज के हवाले कर दिए। चेकिंग पार्टी के इरकान ट्रकों और जीप की तफसीली तलाशी लेने में मसरूफ़ थे, लेकिन इमरान मुतमईन अंदाज में खड़ा था क्योंकि उन्होंने अड्डे में से कोई चीज़ भी अपने साथ ना ले रखी थी, क्योंकि आई हॉक की नस्लों से असला या इस किस्म की दूसरी चीज़ों का छुपाना नामुमकिन था। इसलिए यही तय हुआ था कि जब वो तिले ऐप पहुंच जाएंगे और रेड आर्मी और GP5 की तवज्जो इस इलाके से हट जाएगी तो जमाल ये सामान बाद में तिले ऐप पहुंचा देगा। उनके पास असला होता तो एक तरफ छोटा सा चाकू भी मौजूद ना था। इनके कागजात चेक होने के साथ साथ सिपाहियों ने इन सब की बाकायदा जामा तलाशी ली, और वो कागजात और गाड़ियों की चेकिंग और उनकी जामा तलाशी का काम मुकम्मल हो गया तो इंचार्ज के कहने पर उसके कई साथी जीपों से मेकअप साफ करने वाला मखसूस केमिकल ले आए। उसके बाद इस केमिकल के जरिए उनके चेहरे धोए गए और तौलिए से रगड़े गए, लेकिन हर्बल मेकअप इस तरह तो साफ ना हो सकता था, इसलिए उनके चेहरे उसी तरह रहे तो इंचार्ज के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। ठीक है, तुम जा सकते हो, इंचार्ज ने कागजात जमाल को वापस देते हुए इस बार नरम लहजे में कहा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हम तो जनाब इसराइल के वफादार हैं, जमाल ने खुशामिदाना लहजे में कहा, और इंचार्ज ने सर हिला दिया। वो सब अपनी अपनी सवारियों की तरफ बढ़ गए, लेकिन अभी उसने गाड़ी स्टार्ट ही की थी कि वो इंचार्ज भागता हुआ जीप के पास आया। सुनो, तुमसे GP5 का सरबराह कर्नल डेविड मिलना चाहता है, इसलिए तुम सब मेरे पीछे आओ। इंचार्ज ने करख्त लहजे में ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए जमाल से मुखातिब होकर कहा। कर्नल डेविड? लेकिन जनाब, हम तो आम से शहरी हैं, हमारा क्या कसूर है जनाब? जमाल ने खौफज़दा लहजे में कहा। शट अप, जैसा कहा जा रहा है वैसा ही करो। सुनो, अगर तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो बमों से उड़ा दिया जाओगे, इंचार्ज ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा, और जमाल ने सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद इंचार्ज की जीप उनके आगे चल रही थी और सिपाहियों से भरी हुई दूसरी जीपें उनके साथ साथ पीछे चल रही थी। इस तरह उन्हें बाकायदा घेरे में ले जाकर कस्बे की तरफ बढ़ाया जा रहा था। जमाल ने मानी खेज नजरों से इमरान की तरफ देखा। इमरान के चेहरे पर सकूतारी था, उसने अस्बात में सर हिला दिया। इमरान ने उन्हें खास तौर पर मना कर दिया था कि वो कोई ऐसा लफ्ज़ मुंह से ना निकालें जो मशकूक हो सकता है, क्योंकि आई हॉक ने उनकी गुफ्तगू में जो होगा वो भी टेप कर लेना है। इमरान के चेहरे पर सुकून देखने के बावजूद जमाल के पेट में गोले से फट रहे थे। उसे मालूम था कि कर्नल डेविड इसराइल का इंतहाई वहशी दरिंदा नुमा आदमी है, वो अरबों को बिलावजह भी कत्ल करके लुत्फ उठाता है। इसलिए उसे ये महसूस हो रहा था जैसे वो पाकामा की तरफ जाने की बजाय फांसी घर की तरफ जा रहा हो, लेकिन ज़ाहिर है उसके सिवा और कुछ चारा भी तो ना था। अलबत्ता उसे कुछ धाड़स थी तो पाकामा में GP5 के मकामी इंचार्ज कैप्टन रॉबर्ट से थी, जो कि उनका खास आदमी था, और जमाल ने अड्डे से चलने से पहले अपनी रवानगी की इतला देती थी ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो वो इनकी इमदाद कर सके। पाकामा में GP5 के मकामी हेडक्वार्टर की इमारत में इस वक्त तीनों कर्नल मौजूद थे। सामने दीवार पर एक बड़ी सी स्क्रीन रोशन थी जिस पर आई हॉक की तरफ से 100 किलोमीटर के एरिया का भेजे जाने वाला अक्स साफ नजर आ रहा था। आई हॉक इस वक्त आसमान की इंतहाई बुलंदियों पर परवास कर रहा था। इसका रिसीविंग सेट, जो एक खासी बड़ी मशीन पर मुश्तमिल था, कमरे के एक कोने में रखा हुआ था। इसके सामने 2 ऑपरेटर मौजूद थे जो इसकी भेजी हुई मालूमात को मुसलसल चेक कर रहे थे। स्क्रीन पर सिर्फ मंजिल नजर आ रहा था। स्क्रीन पर एक बड़ा सा नक्शा नजर आ रहा था जिसके जरिए उन्हें बस्ती तागा, सरहदी हेडक्वार्टर नंबर 1, सरहदी हेडक्वार्टर नंबर 2 और पाकामा साफ नजर आ रहा था। और फिर जब उन्हें 2 ट्रकों और एक जीप पर मुश्तमिल काफिला बस्ती तागा के करीब वो करबो जवार से पाकामा की तरफ बढ़ता दिखाई दिया तो वो सब चौंक पड़े। लेकिन आई हॉक की रिपोर्ट क्लियर थी, ये लोग मकामी अरब थे और इनके पास ना ही कोई असला था और ना ही इस किस्म की कोई दूसरी मशकूक चीज़।
ट्रकों में रंगे हुए चमड़े के टुकड़े लदे हुए थे। मुझे यकीन है कि ये लोग पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मुतल्लिक हैं। आई हॉक ने इनमें से एक लड़की की भी निशानदही की है और सरहदी हेडक्वार्टर नंबर 1 से भी इस काफिले में एक लड़की की मौजूदगी की रिपोर्ट मिली थी। कर्नल डेविड ने कहा, लड़कियां तो बस्ती तागा में रहती होंगी और वो बाकामा आती जाती भी रहती होंगी। अगर ये लोग मशकूक होते तो आई हॉक की नज़रों से ना बच सकते, कर्नल मॉर्गन ने मुंह बनाते हुए कहा। बहरहाल इनके कागजात की चेकिंग से असल सूरत हाल सामने आ जाएगी, कर्नल कॉस्टर ने कहा और फिर खामोशी तारी हो गई। उनके दरमियान होने वाली बातचीत भी आई हॉक के जरिए कमरे में नशर हो रही थी। वो सब आपस में कारोबारी बातें कर रहे थे और उनका लहजा भी मकामी अरबों जैसा था। कर्नल डेविड को बैठे बैठे अचानक ये ख्याल आया तो वो उठकर कमरे से बाहर निकल गया। वो तेज तेज कदम उठाता इस कमरे की तरफ बढ़ रहा था जहां GP5 के मकामी इंचार्ज कैप्टन रॉबर्ट का दफ्तर था। कर्नल मॉर्गन के कहने पर कर्नल डेविड ने पाकामा में मौजूद GP5 के इरकान को इमारत तक ही महदूद कर दिया था और चेकिंग का तमाम निज़ाम रेड आर्मी के आदमियों ने संभाल लिया था। इसलिए कर्नल डेविड को यकीन था कि मकामी इंचार्ज कैप्टन रॉबर्ट अपने दफ्तर में ही होगा। दफ्तर का दरवाज़ा खुला हुआ था और कैप्टन रॉबर्ट बड़ी सी मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठा किसी कागज़ के मुतालिया में मसरूफ़ था। कर्नल डेविड जैसे ही अचानक अंदर दाखिल हुआ, कैप्टन रॉबर्ट बौखला कर उठ खड़ा हुआ। उसने बड़ी बौखलाहट के आलम में सैल्यूट किया। बैठो, कर्नल डेविड ने सर्द लहजे में कहा और खुद भी एक कुर्सी पर बैठ गया। कैप्टन रॉबर्ट ने वापसी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन इसका अंदाज बेहद मौतबाना था। तुम कब से यहाँ ड्यूटी पर हो? कर्नल डेविड ने पूछा। लहजा बेहद सर था। 3 सालों से जनाब, कैप्टन रॉबर्ट ने मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। और इन 3 सालों में तुमने यहाँ फ़लस्तीनी गोरीलों के कितने खुफिया अड्डे तलाश किए हैं? कर्नल डेविड ने पूछा। खुफिया अड्डे? जनाब, यहाँ कोई ऐसा खुफिया अड्डा नहीं है। मैंने यहाँ आते ही हर तरह से चेकिंग कर ली थी। कैप्टन रॉबर्ट ने जवाब दिया। तुम्हारा जवाब गलत है। बस्ती तागा में फ़लस्तीनी गोरीलों का खुफिया अड्डा मौजूद है और मुजरिम इस वक्त इसी अड्डे में छुपे हुए हैं। कर्नल डेविड का लहजा और सर्द हो गया था। जनाब, ऐसा होना नामुमकिन है, कैप्टन रॉबर्ट ने उसी तरह मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। अच्छा ये बताओ कि तागा में चमड़ा रंगने की कितनी फैक्ट्रियाँ हैं? कर्नल डेविड ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद मौजू बदल कर पूछा। 5 जनाब, मेरे पास उनकी मुकम्मल कवायद मौजूद हैं, कैप्टन रॉबर्ट ने जवाब दिया। निकालो, कहाँ है वो कवायद? कर्नल डेविड ने सर हिलाते हुए कहा और कैप्टन रॉबर्ट ने उठकर एक अलमारी से एक बड़ी सी फाइल निकाली और मौतबाना अंदाज में कर्नल डेविड के सामने रख दी। कर्नल डेविड ने फाइल खोली और इसमें मौजूद कागजात चेक करने लगा। इन कागजात में चमड़ा रंगने वाली फैक्ट्रियों के बारे में तमाम तफासील मौजूद थी। इनके मालिकान के नाम, इनमें काम करने वाले मुलाजमीन और इन सब के बीवी बच्चों के नाम भी मौजूद थे और उनके फ़ोटो भी। गुड, अच्छी तफसीलात जमा की हैं, कर्नल डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा और कैप्टन रॉबर्ट के सुस्ते हुए चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। शुक्रिया जनाब, यह हमारी ड्यूटी में शामिल है जनाब, कैप्टन रॉबर्ट ने कहा। ओके, तुम यहीं रहना, शायद मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए, कर्नल डेविड ने कहा और फाइल उठाकर वो कुर्सी से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। जब वो वापस ऑपरेशन रूम में पहुंचा तो स्क्रीन पर रेड आर्मी के अफराद ट्रकों और जीप से बरामद होने वाले अफराद की तलाशी लेने में मसरूफ़ थे। कर्नल मॉर्गन और कर्नल कॉस्टर दोनों खामोशी पर बैठे ये सब कुछ देख रहे थे। कर्नल डेविड ने मेज़ पर फाइल रखकर खोली और फिर इसमें से वो कागजात निकाले जिनमें मौजूद फ़ोटो ट्रकों और जीप से बरामद होने वाले अफराद से मिलते जुलते थे। ये क्या है कर्नल? कर्नल मॉर्गन ने पूछा और कर्नल डेविड ने उसे तफसील से आगाह कर दिया। गुड, इसका मतलब है कि GP5 बेहद बाखबर इदारा है, कर्नल कॉस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और कर्नल डेविड का सीना फूल गया। आदमी तो यही है, लेकिन मेरी छठी हिस्स बता रही है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है, कर्नल डेविड ने स्क्रीन को गौर से देखते हुए कहा। कैसी गड़बड़ कर्नल? कर्नल कॉस्टर और मॉर्गन दोनों ने चौंकते हुए पूछा। ये लोग बेज़ाहिर अरब नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये अरब नहीं। वो मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं, लेकिन अरे ठहरो, अरे वाकई ये बात तो मेरी जहन में भी नहीं आई, कर्नल डेविड ने अचानक चौंकते हुए कहा और बाकी दोनों कर्नल भी उसके चौंकने पर उछल पड़े। क्या हुआ? क्या बात है? जल्दी बताओ, दोनों ने इंतहाई बेचैनी से कहा। इन कागजात में इनका पूरा शजराए नसब दर्ज है, इनके परदादा तक के नाम, और अरब अपना शजराए नसब याद रखने में मसरूफ़े पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगर हम इन लोगों से इनका शजराए नसब पूछें तो मुझे यकीन है कि अगर ये वाकई ही असल लोग हैं तो शजराए नसब फर बता देंगे, और अगर ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मुतल्लिक हैं तो फिर उन्हें इस बात का भी ख्याल ना आया होगा, क्योंकि पाकिस्तानी अरब नहीं, इसलिए वो शजराए नसब का इतना ख्याल नहीं रखते, कर्नल डेविड ने कहा। वेरी गुड कर्नल डेविड, आपने वाकई ही बेपनाह सहानत का मुजाहरा किया है,
ओह, ये लोग तो वापस बैठ रहे हैं। शायद इंचार्ज ने उन्हें ओके कर दिया है, कन्नम मार्गिन ने चौंकते हुए कहा। उन्हें यही हेडक्वार्टर बुलवा लीजिए, मेरा नाम लीजिएगा, ये अरब मेरे नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं। हम यहाँ उनसे पूरी तसल्ली करके उन्हें वापस भेजेंगे। कर्नल डेविड ने कहा और कन्नम मार्गिन ने जल्दी से ट्रांसमीटर का बटन ऑन किया और फिर इंचार्ज को हुक्म दे दिया। और फिर उन्होंने रेड आर्मी की जीपों को उनके आगे पीछे चलते स्क्रीन पर देख लिया। कर्नल डेविड ने जल्दी से ही मेज पर रखा हुआ इंटरकॉम अपनी तरफ खिसकाया और इसका रिसीवर उठा लिया। यस सर, कैप्टन रॉबर्ट स्पीकिंग। रिसीवर उठते ही दूसरी तरफ से कैप्टन रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई थी। कैप्टन रॉबर्ट, रेड आर्मी 2 ट्रक और 1 जीप को हेडक्वार्टर ले आ रही है। इनमें मौजूद अफराद मशकूक हैं। हम इनसे खुद पूछ करना चाहते हैं। तुम उन्हें बड़े हॉल में इकट्ठा करो, अपने मुसल्लह आदमी हर तरफ फैला दो ताकि ये कोई गड़बड़ ना कर सकें। जब ये लोग हॉल में पहुंच आएँ तो हमें इतला देना, कर्नल डेविड ने सख्त लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से कैप्टन रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई थी और कर्नल डेविड ने रिसीवर को रिडलर पर रख दिया। उनकी आंखों में भेड़िए जैसी चमक पैदा हो गई थी, जैसे उसे अचानक शिकार नजर आ गया हो। हारिस बड़ी बेचैनी के आलम में कमरे में टहल रहा था। चीफ शाकिर सिरात की तरफ से उसे अहकामात मिल चुके थे कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इसराइल पहुंच रही है और फिर शाकिर सिरात के जरिए ट्रांसमीटर पर ही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के नुमाइंदे अली इमरान से उसकी बातचीत हुई। इमरान ने सीक्रेट सर्विस के इसराइल में दाखिल होने का अपना प्लान बताया तो वो सहराए सीना की तरफ से टिड्डी दल के खिलाफ काम करने वाले एक्रीमियन अमले के रूप में इसराइल में दाखिल होना चाहते हैं। तो हारिस को ये सहानत आमेज प्लान बेहद पसंद आया। इसके ख्याल के मुताबिक मौजूदा हालात में ये सबसे बेहतरीन प्लान था, क्योंकि वज़ीर आज़म पर कामयाब हमले के बाद उसे इत्तलात मिल रही थी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस, रेड आर्मी और GP5 तीनों स्पेशल सर्विसेज इकट्ठी होकर हरकत में आ गई हैं और सदर मुमलिकत ने रेड आर्मी के सरबराह कन्नम मार्गिन को इनका सरबराह मुकर्रर कर दिया था और इन्हें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की आमद के बारे में भी इत्तलात मिल चुकी थी और इन्होंने सरहद की इंतहाई सख्तरीन निगरानी शुरू कर दी थी। ऐसे हालात में ये बेहतरीन प्लान था और फिर इमरान और हारिस के दरमियान सारी बातचीत तय हो गई थी। इमरान ने अपने साथियों समेत कस्बा तागा पहुंचना था, जहां फ़लस्तीनी गुरीलों का एक बड़ा खुफिया अड्डा था जिसका इंचार्ज जमाल था। वहां से उन्हें पाकामा होते हुए तिले ऐब पहुंचना था। चनाचा जमाल के अड्डे से मुतल्लिक कोड भी तय कर लिया गया ताकि कोई दुश्वारी ना हो। लेकिन फिर हारिस को इतलात मिली कि कुछ एक्रीमियन जो कि 2 जीपों में सवार थे और टिड्डी दल के खात्मे के बैनुल अक़वामी इदारा से मुतल्लिक थे, सरहदी हेडक्वार्टर ले जाए गए और हारिस समझ गया कि ये इमरान और उसके साथ ही होंगे। इनके इस तरह पकड़े जाने पर वो बड़ा परेशान हुआ, लेकिन बाद में जमाल ने इतला दी कि ये लोग उसके पास बाखैरियत पहुंच गए हैं। उन्होंने सरहदी हेडक्वार्टर तबाह कर दिया था। एयरफोर्स के जहाज़ों ने इन पर बमबारी की, लेकिन वो बचकर पहुँच गए और अब पूरे इलाके में इंतहाई सख्त चेकिंग हो रही थी। ये इतलात जमाल ने किसी आदमी के जरिए पहुँचाई थी, क्योंकि सख्त चेकिंग के दौरान ट्रांसमीटर इस्तेमाल करना खतरे से खाली न था। इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले उसे इतला मिली थी कि जमाल बस्ती तागा के अरबों के साथ, जिनमें उसकी बेटी और 2 बेटे भी शामिल हैं, 2 ट्रकों और 1 जीप के साथ पाकामा आ रहा है। और पाकामा में GP5 के इंचार्ज कैप्टन रॉबर्ट, जो इनके तनख्वाहदार एजेंट था, ने ये इतला दी थी कि जमाल के साथ आने वाले वही लोग हैं जिनका इंतज़ार हारिस को था। और साथ ही उसे ये इतला भी मिल गई थी कि पाकामा में स्पेशल फोर्सेस ने अपना RC हेडक्वार्टर कायम कर लिया है। GP5 को सिर्फ हेडक्वार्टर तक महदूद कर दिया गया था और रेड आर्मी और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पूरे इलाके का चार्ज संभाल लिया है। और सबसे परेशान कुन इतला ये थी कि कर्नल मार्गिन ने सीक्रेट सर्विस को तलाश करने के लिए आई हॉक तैयारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इन सब वाक़यात से हारिस ने यही नतीजा निकाला कि कर्नल मार्गिन को ये इतला मिल चुकी है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के इरकान तागा में या उसके करीब छुपे हुए हैं और वो लाजमन पाकामा के रास्ते शहरी इलाकों में दाखिल होंगे। और आई हॉक ने तो सारा मामला ही ख़त्म कर दिया था, क्योंकि हारिस जानता था कि आई हॉक की मशीनी नज़रों से किसी सूरत में भी बचा नहीं जा सकता। और अब वो ऐसी किसी इतला के लिए बेचैन था कि जमाल और उसके साथियों का क्या हुआ। चंद लम्हों बाद मेज़ पर रखे हुए ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ गूंजी तो हारिस तेज़ी से मुड़ा और उसने इंतहाई फुर्ती से ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। यस, चीफ ऑफ रेड फायर, ओवर। बटन ऑन करते ही हारिस ने सख्त लहजे में कहा, जनाब मैं आतिब हो रहा हूँ पाकामा से। ताज़ा तरीन इतला यह है कि जमाल और उसके साथियों के अच्छी तरह चेक किया गया। उनके मेकअप भी चेक किए गए और गाड़ियाँ भी, उनके कागजात भी चेक हुए और उनकी जामा तलाशी भी ली गई और फिर उन्हें जाने की इजाज़त दे दी गई। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन हेडक्वार्टर से किसी हिदायत की बिना पर रेड आर्मी उन्हें हमरा लेकर हेडक्वार्टर जा रही है। वहाँ शायद उनसे तफसीली पूछ होगी या फिर हो सकता है कि इन पर कोई शक पड़ गया हो। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया,
आई हॉक रिपोर्ट किया है, क्या उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना, इनके मेकअप वगैरह को? ओवर, हारिस ने हैरत भरे लहजे में पूछा। नो सर, आई हॉक के मुताबिक वो मेकअप में नहीं हैं, वो असली आदमी हैं। ओवर, आतिफ ने जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है, जबकि कैप्टन रॉबर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तो ये लोग असली नहीं। फिर आई हॉक ने ऐसी रिपोर्ट कैसे दे दी? हारिस ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्या कहा जा सकता है सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि असल लोग ना हो, शायद उन्होंने प्लान बदल दिया हो। ओवर, आतिफ ने जवाब दिया। नहीं, ये यकीनन वही होंगे, हो सकता है कि उन्होंने आई हॉक को टॉर्च देने की कोई तरकीब ढूंढ ली हो। बहरहाल तुम अपना पूरा ग्रुप तैयार रखो और कैप्टन रॉबर्ट तक भी पैगाम पहुंचा दो कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो इनकी हिफाजत की जाए, और अगर कोई झगड़ा हो जाए तो तुमने इन आदमियों को वहां से फरार होने में मदद देनी है। उन्हें फौरी तौर पर 40वें अड्डे तक पहुंचा दिया जाए। ओवर, हारिस ने उसे हिदायत देते हुए कहा। ठीक है जनाब, हुक्म की तामील होगी। ओवर, दूसरी तरफ से आतिफ ने कहा। और सुनो, सूरत हाल के मुतालिक मुझे मुसलसल इतला देते रहना, और हर सूरत और हर कीमत में इन लोगों का ख्याल रखना है, ये हमारे लिए इंतहाई अहम है। ओवर एंड ऑल, हारिस ने कहा और ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। हारिस अब मुतमईन अंदाज में बैठा था, उसे सबसे ज़्यादा फिक्र आई हॉक की थी, और उसे अब मुकम्मल तौर पर यकीन था कि जो लोग आई हॉक को डॉच देने में कामयाब हो गए, वो कन्ना मार्किन वगैरह के काबू में भी आसानी से आने वाले नहीं। Like, comment, share, press the bell icon